मोदी सरकार जब से आई है तब से इसके पास तमाम, एक तो मीडिया को कैप्चर करके, दूसरी तरफ सोशल मीडिया को कैप्चर करके, तमाम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से उनको भी कैप्चर करके ये जो एक जन आंदोलन खड़ा किया है जहां पर आप कोई भी अगर विरोध में आवाज़ उठाओ तो उसको आप दबा देते हैं। ये करने की वजह से ही अभी जो श्रम कानून नए आ रहे हैं, जो श्रम कोड आ रहे हैं 4, जिसमें 44 श्रम कानूनों के बदले 4 श्रम कोड आए हैं, उनको ये रिप्लेस करने की स्थिति में आ गया है। और आज अगर आप विरोध में आवाज़ उठाते हो तो आपको तमाम ब्रांडिंग किया जाता है कि आप नक्सली हो, जिहादी हो, ये जो अर्बन नक्सल के तमाम वो किए गए हैं। और एक सेक्शन ऑफ जनता पर इनकी पकड़ भी है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है। तो ये जो ताकत है मोदी सरकार के पास, ये जो उनका एक तरीके से उनके लिए हम अचीवमेंट ही कह सकते हैं, और हमारे लिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंदोलन पीछे गया है इसकी वजह से ये हुआ है, मजदूर आंदोलन पीछे गया इसकी वजह से हुआ है। आप यूनियन बनाने के अधिकार छीनोगे, आप न्यूनतम वेतन कम करोगे, आप PF ESI को बंद करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास तो पूंजीपतियों का होगा ही। तो GDP बढ़ता है, लेकिन अगर इसका जो फल है ये आम जनता और मेहनत का जनता तक नहीं पहुँचेगा तो ये कैसा विकास है। तो हम यही मानते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें जो विकास होता है वो यही विकास होता है, और हम इस विकास के फेवर में नहीं, हम उस विकास के फेवर में हैं जो सही में मजदूरों और आम मेहनत का जनता के पक्ष में हो वो विकास। हम तो मानते हैं कि मोदी सरकार मजदूरों के हित के बिल्कुल विपरीत सोच रही है, और साथ ही जो पुरानी सरकारें थी, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि वो भी हित में सोच रही थी, पुरानी सरकारें भी अहित में सोचती थी, ये सरकार भी अहित में सोचती है। मेरा नाम सिद्धांत है, मैं IFTU सर्वहारा, इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सर्वहारा एक ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, उसमें दिल्ली में एक कार्य करता हूँ। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो श्रम कानूनों को बदलने की बात हो रही है, श्रम कानून यही दिखाता है कि जो 2 वर्ग में बटा हुआ समाज है, जो मालिक वर्ग है और जो मजदूर वर्ग है, उनके बीच जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, क्योंकि दोनों का जो हित है बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। अगर आप वेतन ज़्यादा देंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, अगर आप प्रॉफिट का आपको ज़्यादा करना तो आपको वेतन कम देना होगा। इसी का बैलेंस मजदूर कानून में निहित होता है। ये मजदूर कानून जितने ज़्यादा सशक्त होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट में दिक्कत होती है। और जो पिछली सरकारें करना चाहती थी, जो हर सरकार करना चाहेगी एक लिबरल डेमोक्रेसी में, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मजदूर कानूनों को वीक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। लेकिन क्योंकि पिछली सरकारों के पास एक ऐसा जन आंदोलन की स्थिति नहीं थी जिसमें वो ये काम कर दे और उसका विरोध नहीं हो, इसलिए पिछली सरकार ये काम नहीं कर पाई। जो पूंजीपतियों का विकास जिसको वो कहते हैं, जो एक डेमोक्रेसी में, लिबरल डेमोक्रेसी में विकास होता है, जो होता है कि कैपिटल का जितना आप सेंट्रलाइजेशन कर पाओ, जितना आप उसका केंद्रीकरण और संकेंद्रण कर पाओ, वो तो होगा ही श्रम कानून से। आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार छीनोगे। ये मजदूर कानून पहले सरकारें नहीं ला पाई, ये मजदूर आंदोलन की जीत थी, अब ला दी है मोदी सरकार। ये मजदूर आंदोलन की हार है और इससे ज़रूर विकास होगा, लेकिन पूंजीपतियों का विकास होगा, आम जनता और मेहनत का जनता का नहीं होगा। मोदी सरकार में जो मजदूर संगठन है बहुत सारे, वो कमज़ोर हो गए हैं और उनको कमज़ोर कर दिया गया है। ये दोनों ही बात है, क्योंकि जब से 1991 से ये नीति आई थी, नई आर्थिक नीति आई थी और न्यू लिबरलिज्म का एक एरा आया था, उसके बाद से ही जो मजदूर संगठन थे हमारे देश में, जो केंद्रीय मजदूर संगठन थे और जो छोटे मजदूर संगठन भी थे, उन्होंने ये चीज़ को समझा। लेकिन ये चीज़ पर एक जो मुकम्मल लड़ाई होती है, जहाँ पर आपके अधिकार के लिए आपको लड़ना होता है, एक अनिश्चितकालीन हड़ताल के थ्रू लड़ना होता है, एक निर्णायक लड़ाई के थ्रू लड़ना होता है, उन्होंने लड़ा नहीं। और वो 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय की जो प्रतीकात्मक हड़तालें होती हैं, प्रतीकात्मक लड़ाइयाँ होती हैं, उसको वो आगे बढ़ाए। इससे होता ये है कि आप वो 3 दिन या 2 दिन की हड़ताल तो सफल कर लोगे, लेकिन उसके बाद जो आपको अपना पॉइंट प्रूव करना होता है कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम एक अनिश्चितकालीन लड़ाई में जाएंगे, निर्णायक लड़ाई में जाएंगे, वो उन्होंने नहीं किया। और इसकी वजह से जो तमाम सरकारें थी उनका मनोबल भी बढ़ा है, और जो तमाम मजदूर विरोधी ताकतें उनका भी मनोबल बढ़ा है। तो ये अपने आप में एक कारण था कि मजदूरों का भी इनसे एक हद तक विश्वास उठा, कुछ मजदूरों का, और ये कमज़ोर हुई। और लगातार सरकार की तरफ से तो हमला हुआ ही है मजदूर कार्यकर्ताओं पे भी, मजदूर संगठनों पे भी। तो दोनों ही बात है, वो खुद की गलतियों से भी कमज़ोर हुआ है मजदूर आंदोलन, और जो सरकार है उसने भी ये तमाम कोशिशें की हैं कि मजदूर आंदोलन, मजदूर संगठन और कमज़ोर हों। ट्रेड यूनियन का विभाजन की तो एक इतिहास रहा है, और ट्रेड यूनियन का विभाजन आज हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन में 12 यूनियंस मौजूद हैं, जिसमें से करीब 4-5 यूनियन ऐसे हैं जो लाल झंडे के। और जनता ये बात उतनी ठीक से नहीं समझती। जनता को लगता है लाल झंडा मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी तो एक ही सारे यूनियन होते हैं। इसमें विभाजन है, लेकिन ये विभाजन का दौर अब धीरे धीरे जैसे हमले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे विभाजन का दौर भी अब कम हो रहा है, और लोग अब ज़्यादा, मजदूर संगठन भी ज़्यादा
इस पे एक्सेप्टेबल हो रहे हैं कि हम लोग साथ में काम करें। सेंट्रल ट्रेड यूनियन का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसको वो लोग तेज़ी से आगे ही बढ़ा रहे हैं। जितने भी अभी तक हड़तालें पिछले सालों में हो रही हैं वो सारे एक जॉइंटली हो रही हैं। वो ये भी आह्वान कर रहे हैं कि जो जितने भी तमाम छोटे संगठन हैं वो भी उनके साथ आएँ। हमारी बस ये जो भी मजदूर संगठन ऐसे हैं जो सही में मजदूरों की लड़ाई निर्णायक ढंग से आगे ले जाना चाहते हैं, उनका कंप्लेंट ये है, उनकी डिमांड ये है कि आप प्रतीकात्मक लड़ाई से आगे बढ़ो। यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, यहाँ पे विभाजन का होता है कि हम क्यों ट्रेड यूनियनों में भी इतना ज़्यादा विभाजन है। जीडीपी जो बढ़ रहा है या जो मुनाफा बढ़ रहा है उसका जो अंततः रिजल्ट है वो जा किसके पास रहा है। हम देखें कि जीडीपी बढ़ती है और इनइक्वालिटी भी बढ़ जाती है। हम देखते हैं जीडीपी बढ़ती है और जो तमाम आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि कितना 1% के पास कितनी पूंजी है, वो 50% था, फिर 60% हुआ, फिर 70% हुआ। फ़र्क बस इतना है, क्वालिटेटिव तो हम कोई फ़र्क नहीं पाते हैं। क्वांटिटेटिव फ़र्क ये है कि जो कांग्रेस सरकार पिछले दशकों में करना चाह रही थी उसको ये मोदी सरकार ने बहुत मास्टर स्ट्रोक, जो ये खुद को बोलती है आपदा में अफसर जैसी चीज़ें बोलती हैं, उसमें एक धड़ल्ले से काफ़ी सारी चीज़ें लागू कर दी गई हैं। और हम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो ही इसमें कमज़ोर हो गए हैं कि कितना विरोध किया जाए, और इन द सेंस कि कितने सारे मांगे हमारे सामने आ गई हैं। जो 4 कोड हैं उसमें तमाम प्रावधान है। जैसे एक तो है कि न्यूनतम वेतन का है। न्यूनतम वेतन के लिए जो वेज बोर्ड वगैरह होते थे उसको हटा के पूरा ताकत केंद्र सरकार को दे दिया गया है, और ये पूरे इंडिया में होगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट से जो पावर था उसको हटा दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम में जो पहले होता था कि 20 से कम मजदूर वाली जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम के कानून नहीं लागू होंगे, उसके ऊपर में लागू होंगे, उसको 50 कर दिया गया। इसके साथ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला दिया गया है जिसमें स्थायी नौकरी को ख़त्म किया जाएगा। हायर एंड फायर का सिस्टम लाया गया है जिसकी वजह से भी स्थायी नौकरी का जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते थे वो ख़त्म किया गया है। और जो हम परमानेंसी की डिमांड करते थे, अब तो हमें परमानेंसी से पहले तो ये डिमांड करनी पड़ेगी भाई हमें एक ऐसे काल तक काम पर लो जहाँ हम कह सके कि हम कर्मचारी हैं, नहीं तो हम तो गुलाम की तरह रहेंगे ना। अगर आप कभी भी हायर करो, कभी भी फायर करो। जो सेफ्टी के कानून थे उसको भी 100 फैक्ट्रीज, जो 40 से नीचे की फैक्ट्रीज थी उसको 80 कर दिया गया है। जो फैक्ट्रीज़ में परमिशन लेना पड़ता था कि आपको निकालने से पहले सरकार से, उसको 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। देखिए, नोटबंदी जिस चीज़ के लिए लाई गई थी वो भी जो मैंने पहले बोला है वो एक तरीके से पूंजी का जो संकेंद्र और केंद्रीकरण होता है उसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर, हमारी जो इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर से डोमिनेटेड है, उसमें लगभग देश की 70% आबादी जो है वो रोज़ कमाती रोज़ खाती है। उसमें आप अगर 86% करेंसी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि 500 और 1000 के नोट बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे, 86% करेंसी वही थी, उसको आप ख़त्म करते हैं तो उससे जो तबाही हुई वो किसी से छिपी हुई नहीं। हम देखते हैं लोग लाइन में लगे रहे, रोते रहे, बहुत लोग की जानें चली गई, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सालगिरह से जो आज आप बोल रहे हैं 4 साल पहले वो लागू किया गया था, देश उभर रहा है, इसका मतलब ही है कि कुछ बुरा हुआ होगा तभी उभर रहा है देश। और जितनी भी इकोनॉमी में डैमेज हुआ है वो डैमेज उनके लिए हुआ है जो रोज़ कमाते रोज़ खाते थे, लेकिन जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े धन्ना सेठ हैं, उनको तो फ़ायदा हुआ है। आज मुकेश अंबानी तो 4थे नंबर पे पहुंच गए ना। आज 4थी सालगिरह है और इसी के साथ एक और नंबर मेल खाता है कि मुकेश अंबानी आज वर्ल्ड में 4थे सबसे अमीर आदमी बन गए। और लॉकडाउन भी एक तरीके से वही तबाही फिर से किया है। तो जो एक इकोनॉमी उभर भी रही थी और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अपने आप को सेटअप कर भी रहा था, वो लॉकडाउन में जो बचा कुचा था वो भी वो ख़त्म हो गया।